अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मेरा नाम है फ़याज़ अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रिपल ए न्यूज़। आज हम आपसे कुछ अहम खबरें शेयर करेंगे इंडिया के हवाले से, कोरोना वायरस की मेडिसिन के हवाले से, उसके अलावा तोशाखाना केस के हवाले से, एक मुस्लिम लीग नून शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ एक और रेफरेंस तैयार किया गया है नैब की जानिब से उस केस के हवाले से। लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो, हर नई अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। सबसे पहले बात करेंगे इंडिया के हवाले से कि इंडिया को किस तरह से पूरी दुनिया के अंदर जो है वो मुंह की खानी पड़ी। पूरी दुनिया में के अंदर इंडिया अब उसका जो भयानक एक चेहरा है वो सामने आ रहा है। यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय पार्लियामेंट जो है उसके अंदर एक खुफिया रिपोर्ट जो है वो पेश की गई है जिसके अंदर इंडिया को ख़तरनाक तरीन मुल्क जो है वो साबित किया गया है। ख़तरनाक तरीन मुल्क जो है उस रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है। किस तरह से इंडिया ख़तरनाक तरीन मुल्क है, अक़लियतों के हवाले से अगर देखा जाए तो और कश्मीर के हवाले से देखा जाए तो इंडिया जो है वो अक़लियतों के लिए ख़तरनाक तरीन मुल्क जो है उसको करार दिया गया है। उसके अलावा इस रिपोर्ट के अंदर जो CAA और NRC का जो एक एक्ट था, जो कानून था, वो उस कानून का भी जिक्र किया गया है। उस कानून को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरह से इंडिया का एक लंबा एक प्लान है कि इंडिया को सिर्फ हिंदुओं के लिए एक मुल्क बना दिया जाए, जहाँ पर जितनी भी अक़लियतें हैं, यहाँ पर जितने भी दूसरे मज़ाहिब के बसने वाले लोग हैं, उनको जो है वो इंडिया से, उनको हिंदुस्तान से निकाल दिया जाए, जिसकी बुनियाद जो है वो ये दोनों कानून है कि किस तरह से वहाँ पर सदियों से जो बसने वाले लोग हैं बरसगीर के में जो रहते थे और जिनके आबा व अजदाद और आज वो हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं। फ़िलहाल तो इसका जो पहला निशाना है वो मुसलमान है, उसके बाद ईसाई और जो दूसरी अक़लियतें इंडिया के अंदर बसने वाली हैं वो हिंदुस्तान का निशाना होंगी, वो हिंदुओं के निशाने पर होंगी। मोदी का, BJP का और RSS का ये जो एजेंडा है हिंदुत्व का, उसके मुताबिक जो है ये सारी चीज़ें चल रही हैं और इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही इंडिया को जो है वो ख़तरनाक तरीन मुल्क जो है वो करार दिया गया है। इसके अलावा अगर पाकिस्तानी सियासत के हवाले से बात की जाए तो शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ एक और रेफरेंस तैयार किया जा रहा है। पिछले चंद माह में हम देख रहे थे कि जो एक करप्शन के ख़िलाफ़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक मोटो था, एक जंग जो करप्शन के ख़िलाफ़ वो लड़ रहे थे, उसमें हमें कुछ कमी नज़र आ रही थी। कुछ हम ऐसे लग रहा था कि जब से अब मामलात ठंडे हो चुके हैं, अब इस तरह की कोई चीज़ सामने नहीं आएगी। शायद इमरान खान ने अपने इस मौक़िफ़ के ऊपर भी यू टर्न ले लिया है। लेकिन अब जिस तरह से चीज़ें मज़ीद सामने आ रही हैं, मैं आपके साथ तफ़सीलात शेयर करता हूँ। लग ऐसे रहा है कि इमरान खान फिर एक दफ़ा एग्रेसिव मूड में है, शायद कोरोना की वजह से या शायद किसी और दबाव की वजह से वो कुछ स्लो स्पीड ज़रूर हुई थी, लेकिन अब वो दोबारा अपनी फॉर्म में आ रहे हैं। और नैब की जानिब से एक 7 अरब का रेफरेंस जो है वो तैयार किया जा रहा है जिसमें मरीम नवाज़ शरीफ और नवाज़ शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ का नाम जो है वो जो मरकज़ी मुल्ज़म है इसके इस केस के अंदर वो ये तीनों लोग हैं। इसके अलावा जो 16 कुल मुल्ज़मान है इस रेफरेंस के अंदर, नैब की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि 4 वादा माफ़ गवाह भी हैं इस केस के अंदर उनके पास, और तकरीबन 100 मज़ीद गवाह जो हैं वो भी इस केस के अंदर उनके पास मौजूद हैं। ये रेफरेंस जो है बिल्कुल तैयारी में है और इस रेफरेंस में जो इल्ज़ामात हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के और गैर कानूनी तरीके से पैसा बनाने के इल्ज़ामात हैं शरीफ फैमिली के ऊपर, क्योंकि यही तीनों लोग इस रेफरेंस के जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं। इसके अलावा रायवंड की ज़मीन, जो रायवंड का जो महल है शरीफ फैमिली का, जो पता नहीं कितने एकड़ के ऊपर फैला हुआ है, और उसकी ज़मीन के हवाले से भी एक मसला चल रहा है, उसके ऊपर भी तहकीकात हो रही हैं, वो भी जल्द चीज़ें सामने आएंगी। इसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है तोशाखाना केस। अगर आप लोग जो को तो तोशाखाना को समझते हैं वो तो यकीनन मेरी बात समझ गए होंगे, लेकिन कुछ जो लोग नहीं जानते तोशाखाना को उनको बताता चलूँ कि तोशाखाना उस इदारे को या उस जगह को कहते हैं जहाँ पर जब कोई भी हुक्मरान पाकिस्तान का, हाँ वो वज़ीर आज़म हो, हाँ वो सदर हो या किसी और ओहदे के ऊपर, वो सरकारी ओहदे के ऊपर फायज़ हो,
तो जब वो किसी भी गैर मुल्की दौरे पर जाता है और वहाँ पर जो वो तहाइफ दूसरे ममालिक के सरबराहान से रिसीव करता है, वो जो तहाइफ होते हैं वो जहाँ पर रखे जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, उस जगह को तोशाखाना कहते हैं, क्योंकि वो तहाइफ किसी भी शख्स की ज़ाती मलकियत नहीं होते, बल्कि वो उस ओहदे के और जो रियासत है उसके तहाइफ होते हैं और वो रियासत की ही मलकियत होते हैं। हाँ, लेकिन आप वो एक महसूस कीमत उन तहाइफ की अदा करके वो तहाइफ आप ख़रीद सकते हैं, लेकिन बिना कीमत अदा किए ना वो तहाइफ आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही वो तहाइफ आप किसी को दे सकते हैं। वो रियासत की मिल्कियत होते हैं और रियासत के पास ही रहते हैं। और तोशाखाना में इन तमाम तहाइफ का जो दूसरे ममालिक से लिए जाते हैं किसी भी ओहदे पर, फ़ाइज़ हाँ वो सदर हो या वज़ीर आज़म हो, वो उन तमाम तहाइफ का रिकॉर्ड जो है वो तोशाखाना के अंदर मौजूद होता है। तो तोशाखाना के केस के अंदर नवाज़ शरीफ, आसिफ अली जरदारी और साबिक सदर यूसुफ रज़ा गिलानी को जो है वो तलब किया गया है 29 मई को एहतसाब अदालत की जानिब से। इल्ज़ामात ये हैं कि जरदारी साहब और नवाज़ शरीफ साहब बाहर से मिली हुई गाड़ियाँ तहाइफ में जो कि तोशाखाना के अंदर रखी जानी चाहिए थी, वो गाड़ियाँ अपने ज़ाती इस्तेमाल में लेकर आए। एक ना होने के बराबर उन गाड़ियों की कीमत अदा की गई और जो कीमत अदा की गई वो भी बेनामी अकाउंटों से ही अदा की गई। वो कीमत अदा करने के बाद वो गाड़ियाँ जो ज़ाती इस्तेमाल में रखी गई और उसके बाद उन गाड़ियों को आगे जो है वो दूसरे लोगों को तोहफे में दे दिया गया। ये तो हालत थी जरदारी साहब की और नवाज़ शरीफ साहब की। लेकिन गिलानी साहब के बारे में जो केस है, जो उनका मसला है, वो तो पहले भी काफ़ी हद तक मीडिया के ऊपर डिस्कस हो चुका है। तुर्क खातून अव्वल ने अपना एक हार, बेशकीमती हार जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को दिया था सैलाब ज़दगान की मदद के लिए, इमदाद के लिए। लेकिन पता ये चला कि वो हार जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अपने साथ ले गए और वो हार जो है वो उनकी बेगम के पास है, जिसका वो इतराफ़ भी कर चुके हैं कई बार। ये हालात हैं हमारे हुक्मरानों की, जो हम पर कई दहाइयों से हुकूमत कर रहे हैं, अपने इलाकों में हुकूमत कर रहे हैं। इस मुल्क के ऊपर जिन्होंने हुकूमत की, किस तरह से उन्होंने इस मुल्क को लूटा, किस तरह से उन्होंने इस मुल्क की जो है वो तबाही निकाली है। इस आवाम का जो है वो उन्होंने खून पसीने की जो कमाई है उसके ऊपर किस तरह से उन्होंने अय्याशियाँ की हैं। इसके अलावा कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कौम के साथ खिताब किया, कौम को एतमाद में लिया, उसमें कुछ अहम फ़ैसले हुए। वो फ़ैसलों के मतलब भी आपको बताता चलूँ कि एक तो बड़ा अहम फ़ैसला जो है ट्रांसपोर्ट के हवाले से किया गया कि ट्रांसपोर्ट खोलने का फ़ैसला किया गया है। अगले चंद रोज़ में शायद ट्रांसपोर्ट जो है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको ओपन कर दिया जाए और कुछ SOPs जो हैं वो तय किए जाएंगे। उसके बाद जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको ओपन की जाएगी। लेकिन ये फ़ैसला सिर्फ पंजाब, KP, बलूचिस्तान और वफाक यानी इस्लामाबाद के अंदर जो है ये लागू होगा। सिंध गवर्नमेंट ने इस फ़ैसले को मानने से इनकार कर दिया है। सिंध गवर्नमेंट अभी भी अपने लॉकडाउन के फ़ैसले के ऊपर खड़ी है। किस वजह से खड़ी है ये तो आने वाले दिनों में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इस फ़ैसले से सिंध हुकूमत को फ़ायदा होगा या कोई नुकसान होगा। लेकिन जो हालात हैं, जिस तरह से मुल्की मामलात और पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह से स्टेप वाइज लॉकडाउन को ओपन किया जा रहा है, उस सूरत हाल को देखते हुए लग ऐसे रहा है कि अब लॉकडाउन ओपन करने की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान के पास, पाकिस्तानी अवाम के पास और कोई चारा नहीं है। अगर लॉकडाउन को मज़ीद बढ़ाया जाता तो मुल्की माशी हालात जो हैं वो ज़्यादा बिगड़ सकते थे। जो दूसरा बड़ा फ़ैसला किया गया है वो एयर फ़्लाइट ऑपरेशन जो है मुल्क के अंदर उसको स्टार्ट किया गया। 20% तक जो एयर सर्विस है उसको भी ओपन किया जाएगा, ये फ़ैसला किया गया। उसके अलावा बड़े जो शॉपिंग मॉल्स हैं उनको ओपन करने का फ़ैसला किया गया है, वो इसलिए कि वहाँ पर शायद SOPs को लागू करना, SOPs पर अमल दरामद करवाना काफ़ी आसान होगा। इसलिए शॉपिंग मॉल्स को भी ओपन कर दिया गया है ताकि वहाँ पर जो लोग बैठे कारोबार कर रहे हैं, जो छोटे ताजर बड़े शॉपिंग मॉल्स के अंदर बैठे हुए हैं, उनका जो मामलात ज़िंदगी हैं वो भी आगे बढ़ सकें। इसके अलावा एक बड़ा अहम फ़ैसला किया गया है शरह सूद के हवाले से। 1% मज़ीद कमी कर दी गई है शरह सूद के हवाले से। ये भी छोटे ताजरों के लिए, जो छोटे कारोबारी हजरात हैं, उनके लिए एक बड़ा अच्छा इक़दाम है। उनके लिए जो इक़सात हैं बैंकों की वो काफ़ी आसान हो जाएंगी। इसके अलावा गवर्नमेंट ने खुद भी बहुत सारे बैंकों से कर्ज़े लिए होते हैं, तो इस सूरत में शरह सूद की में अगर कमी की जाती है तो गवर्नमेंट को खुद भी इसका एक बड़ा फ़ायदा मिलता है,
कि गवर्नमेंट के जो कर्ज़े हैं उनमें भी काफ़ी हद तक बल्कि अरबों रुपए की जो है वो कमी आती है। इसके अलावा कोरोना वायरस की मेडिसिन के हवाले से बात की जाए, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि गैलिड ने अमेरिकन कंपनी जो है उसने रेमडेसिविर नाम से जो वैक्सीन तैयार की है उसकी तैयारी अब पाकिस्तान के अंदर भी की जाएगी। गैलिड के साथ पाकिस्तानी कंपनी का मुआहदा तय पा चुका है। अब ये वैक्सीन जो है पाकिस्तान के अंदर तैयार की जाएगी और पाकिस्तान से ये 100 से ज़ायद ममालिक को जो है वो ये वैक्सीन एक्सपोर्ट भी की जाएगी। तो ये भी एक बड़ा पॉजिटिव अच्छा फ़ैसला है। ये सारी चीज़ें थी जो तकरीबन आज की ये अच्छी खबरें थी जो इस मुल्क को लेकर आगे बढ़ेंगी। बड़े अच्छे इक़दाम हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के। लॉकडाउन खुलने जा रहा है, वैक्सीन की तैयारी हो रही है, करप्शन के ख़िलाफ़ जो है एक नया महाज ओपन किया जा रहा है। एक नई खबर, एक नई वीडियो के साथ आपके पास दोबारा हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।